नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आईएसआईएस अब और हाईटेक हो चुका है और साइबर हमलों को अंजाम दे रहा है। बात करेंगे भारत के दुश्मन की रिहाई और पाकिस्तान की नाकाम न्याय व्यवस्था की भी। देखेंगे कि आखिर चीन सुधरता क्यों नहीं है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में हम नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। यहां एक 26 साल की लड़की ने अफगानिस्तान आर्मी के अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया है। ग्रेटर कैलाश थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित लड़की दिल्ली की गीता कॉलोनी की है और उसने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान आर्मी के मेजर ने उसके साथ रेप किया। मेजर इलाज के लिए दिल्ली आया था। पीड़ित ने अफगानिस्तान हाई कमीशन में भी शिकायत की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा वाकया क्या है? जी देखिए, ये पूरा वाकया आशुतोष एक अफगानिस्तान के एक आर्मी के बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ है जो मेजर रैंक के अधिकारी हैं। शेख मोहम्मद इनका नाम है। करीबन 42 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अपना इलाज कराने के लिए पिछले लंबे वक्त से दिल्ली में रुके हुए थे और ग्रेटर क्लास जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ग्रेटर क्लास है वहां पे इन्होंने एक बड़ा गेस्ट हाउस बुक करा रखा था, वहां पे रुके हुए थे। उसी दौरान इनकी एक 26 वर्ष की जो एक लड़की है जो गीता कॉलोनी की रहने वाली है दिल्ली की, उससे इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये अपना रसूख का प्रभाव दिखा के उससे दोस्ती करते हैं। उसके बाद उसके साथ रेप करते हैं और यही एलिगेशन लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराए हैं जो ग्रेटर क्लास थाने में जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसने बाकायदा 376 यानी रेप का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने ही खुद इनिशिएट लेते हुए जो अफगानिस्तान हाई कमीशन है उसको इस बारे में सूचित किया है और अफगानिस्तान हाई कमीशन इस बारे में अपनी अब राय रखेगा और उसके बाद अफगानिस्तान हाई कमीशन क्या कार्रवाई करता है अपने मेजर के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि दिल्ली पुलिस ने अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की, चूंकि एक दूसरे देश से जुड़े हुए एक बड़े अधिकारी का मामला है, तो पुलिस ने अभी केवल मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अफगानिस्तान हाई कमीशन की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले को लेकर टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जब पीड़ित लड़की जैसे ही थाने पहुंची थी उसके बाद तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद पुलिस ने ही अपना सो मोटे लेते हुए इसमें जो अफगानिस्तान हाई कमीशन है उसको इस पूरी घटना की जानकारी दी। चूंकि ये दूसरे देश का मामला है और ये दूसरे देश के एक अधिकारी हैं जो दिल्ली में इलाज कराने आए थे, तो जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत दूसरे देश को सूचित करना होता है उसके हाई कमीशन को या उसके राजदूत को, वही दिल्ली पुलिस ने करा है। अब जो अफगानिस्तान हाई कमीशन है वो इसमें अपनी जानकारी हासिल करेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद अगर लगता है तो इसमें आगे की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद तिवारी आपका। तो बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई और अब दुनिया की 10 बड़ी खबरों की अगर अब बारी है तो उसकी हम बात कर ले। चलिए पहली खबर की हम बात कर लेते हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी 3 देशों के अपने पहले यूरोपीय दौरे पर आज फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। मोदी 9 से 12 अप्रैल तक फ्रांस, 12 से 14 अप्रैल तक जर्मनी और सबसे आखिर में 14 से 16 अप्रैल तक कनाडा में रहेंगे। जबकि 8 दिनों की अपनी विदेश यात्रा में मोदी मेक इन इंडिया मिशन पर जोर देंगे और अपने विदेश दौरे में पीएम स्मार्ट सिटी, लड़ाकू विमान सौदा, न्यूक्लियर फ्यूल और एफडीआई और यूरेनियम की खरीद जैसे समझौतों पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम बनने के बाद मोदी अब तक 12 देशों की यात्रा कर चुके हैं। चीन ने आज कहा है कि उसका भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ा विवाद है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि चीन ने पीएम मोदी की इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों को सीमा विवाद निपटाने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना चाहिए। चीन की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं। मोदी का अगले महीने चीन दौरा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा दोनों देशों के टॉप रक्षा अधिकारी शुक्रवार को सालाना डिफेंस डायलॉग के लिए मिलने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की 1126 किलोमीटर सीमा चीन से लगी हुई है। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताकर अपना दावा करता रहा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसका रवैया शुरुआत से ही बेहद तल्ख रहा है। हाल ही में चीन ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर विरोध जताया था। और हाईकोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के आदेश दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी की हिरासत के आदेश पर रोक लगाकर उसे रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन पिछले महीने पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत उसकी हिरासत के नए आदेश जारी किए थे, जिससे लखवी की रिहाई नहीं हो सकी थी। और अपनी रिहाई के लिए लखवी ने लाहौर हाईकोर्ट की शरण ली थी और अपनी हिरासत को गैर कानूनी बताया था। लखवी ने ही साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए आम चुनाव में कथित धांधली की जांच के लिए आयोग बनाने की घोषणा की है। इस आयोग की अध्यक्षता जज नसीरुल
मुल्क करेंगे। 3 सदस्यों के इस आयोग का गठन राष्ट्रपति ममनून हुसैन की तरफ से जारी किए गए अध्यादेश के बाद हुआ है। आयोग की पहली बैठक 9 अप्रैल को होगी। ये आयोग तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से लगाए गए धांधली के आरोपों की जांच करेगा। इमरान खान की पार्टी ने जांच की मांग को लेकर 2014 में इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन किया था। 2013 के चुनाव में नवाज शरीफ का पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना गया था। और अफगानिस्तान के मजार शरीफ में सेना की वर्दी में आए 5 आतंकियों ने कोर्ट में हमला कर दिया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 63 लोग जख्मी हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में अफगान सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। चश्मदीद के मुताबिक 5 आतंकी सेना की वर्दी में कोर्ट परिसर में मौजूद ऑफिस में घुसे और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे और इस दरमियान अफरा तफरी मच गई और आतंकियों ने कई धमाके भी किए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कोर्ट परिसर में रॉकेट और ग्रेनेड से हमले किए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ट्वीट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले तालिबान ने जून 2013 में अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट परिसर में कार बम धमाका करके 17 लोगों की हत्या कर दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने यमन में हूती विद्रोहियों के समर्थन के लिए ईरान को चेतावनी दी है। कैरी ने कहा है कि अमेरिकी मध्य पूर्व में हर उस देश की मदद करेगा जो ईरान से खतरा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस इलाके में किसी तरह की अस्थिरता की कोशिश करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में सऊदी अरब की मदद कर रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के बढ़ते असर की वजह से राष्ट्रपति मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए समझौते में उनकी जीत हुई है और ईरान आगे भी जीत हासिल करेगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े समझौते पर सहमति बनी थी। माना जा रहा है कि 30 जून तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। समझौते के तहत ईरान पर पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। साथ ही ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम में बदलाव करना होगा। ईरानी राष्ट्रपति ने उम्मीद जाहिर की है कि समझौते के लागू होने के पहले दिन ही सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी दुनिया के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। अमेरिका के बोस्टन शहर में 2 साल पहले हुए बम धमाकों के मामले में 21 साल के जोकर सारनाइव को दोषी पाया गया है। दोषी ठहराए गए सारनाइव को मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। बोस्टन में मैराथन के दौरान हुए धमाकों में 3 लोगों की जान चली गई थी जबकि 264 लोग जख्मी हो गए थे। बोस्टन धमाकों में प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले की सुनवाई 12 सदस्यों की जूरी कर रही है जिसने जोकर सारनाइव को दोषी ठहराया। चेचन्या के रहने वाला था ये और धमाके से 1 साल पहले साल 2012 में उसने अमेरिका की नागरिकता भी हासिल की थी। बोस्टन ब्लास्ट अमेरिका में 9/11 के बाद आतंकी हमले की सबसे बड़ी घटना थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर युवाओं को ठीक करने के लिए किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक इलाजों की आलोचना की है। ओबामा ने कन्वर्जन थेरेपी के खिलाफ ऑनलाइन याचिका पर जवाब देते हुए ये बयान दिया। इस याचिका का 3 महीनों में 1,20,000 लोगों ने समर्थन किया था। ये याचिका दिसंबर में ट्रांसजेंडर युवा लीला एल्कॉन की आत्महत्या के बाद दायर की गई थी। अमेरिका में कुछ डॉक्टर्स और रूढ़िवादी लोग समलैंगिकों को बदलने के इलाज का समर्थन करते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत पर अपने आउटलुक को अपग्रेड किया है। मूडीज ने भारत पर अपना आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है। भारत का आउटलुक अपग्रेड करते हुए मूडीज ने कहा कि सरकार की ओर से ग्रोथ बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अभी भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है, मजबूत है। देश की सॉवरेन क्रेडिट की दिक्कतें काबू में है। साथ ही मूडीज को सरकार से आने वाले दिनों में भी एक्शन की उम्मीद है। तो फटाफट अंदाज में 10 खबरों को पहुंचाने के बाद अब बुलेटिन में बात इस्लामिक स्टेट के लगातार हाईटेक होने की करते हैं। आईएसआईएस अपनी क्रूरता की तस्वीरों की HD क्वालिटी वीडियो जारी करता है ताकि दुनिया में उसके नाम से दहशत पैदा हो सके। लेकिन अब ये संगठन साइबर अटैक भी करने लगा है। फ्रांस में आईएसआईएस ने टेलीविजन नेटवर्क को हैक कर लिया और फ्रांस की सरकार को इस्लामिक स्टेट के दूर रहने की सलाह दी है। आईएसआईएस ने इसे साइबर जिहाद का नाम दिया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंक की कई तस्वीरें आप देख चुके हैं। यह आतंकी संगठन सैकड़ों लोगों के सरकलम कर चुका है, कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है। सीरिया और इराक में तांडव मचा रहा यह आतंकी संगठन अब लीबिया में पांव पसारने की कोशिशों में लगा है।
इतना ही नहीं, अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कई युवा लड़ाके इस्लामिक स्टेट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईएसआईएस दुनिया के लिए और बड़ा खतरा बन चुका है। लगातार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले आईएसआईएस ने अब साइबर हमले भी शुरू कर दिए हैं। आईएसआईएस ने फ्रांस के टेलीविजन नेटवर्क को निशाना बनाया है। फ्रांस के टेलीविजन नेटवर्क TV5 मोंडे का कहना है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के हैकर्स ने उसके सोशल नेटवर्क पर हमला किया। इस्लामिक स्टेट के हैकर्स ने टीवी स्टेशन, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया। इतना ही नहीं, ये अभियानों में शामिल फ्रांस के सैनिकों से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए, जो फोटो आईडी जैसे नजर आ रहे हैं। हैकर्स ने टेलीविजन नेटवर्क के फेसबुक पेज पर भी संदेश लिखा कि इस्लामिक स्टेट के दुश्मनों के खिलाफ साइबर जिहाद जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हैकर्स ने TV5 मोंडे के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक को एक नकाबपोश इस्लामिक लड़ाके से बदल दिया। TV मोंडे 5 ने बताया कि आईएसआईएस की तरफ से इस साइबर अटैक को बुधवार रात को अंजाम दिया गया। हालांकि 2 घंटे के भीतर दोबारा पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। टीवी नेटवर्क के डिजिटल निदेशक हेलमन जिमोर ने इसे बड़े लेवल पर की गई हैकिंग करार दिया है। TV5 मोंड नेटवर्क की शुरुआत 1984 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। इसका टेलीकास्ट 200 देशों में होता है और ये करीब 26 करोड़ दर्शकों तक पहुंचता है। फ्रांस में हुआ यह साइबर हमला बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि फ्रांस इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चलाए जा रहे अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा है। साथ ही चिंता की बात यह भी है कि आईएसआईएस किसी बड़े साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है और कई गोपनीय जानकारियां चुरा सकता है। इतना ही नहीं, हैकिंग के जरिए ये आतंकी संगठन अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। ऐसे में जरूरत है दुनिया के सभी देशों को सतर्क होने की, ताकि इस्लामिक स्टेट के साइबर हमलों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए, आखिर कैसे एक तरफ वहां के हुक्मरान बातचीत के मसलों के सुलझाने की बात करते हैं बातचीत करके, और दूसरी तरफ वहां आतंकियों को रिहा किया जाता है। जहां लाहौर हाईकोर्ट ने अब मुंबई हमले के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने का आदेश दिया है, वो भी ये कहते हुए कि उसे कानूनी तौर पर जेल में रखना गलत है। लखवी वही शख्स है जिसने भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमले का गुनहगार अब खुली हवा में सांस लेगा। 2008 में भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला आतंकी जकीउर रहमान लखवी अब खुलेआम पाकिस्तान में घूमेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने लश्कर तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने के आदेश दिए। लखवी ने इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके खुद को हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने लखवी की उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद भी लखवी को जेल में रखना कानूनी तौर पर गलत है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन पिछले महीने पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत उसकी हिरासत के नए आदेश जारी किए थे, जिससे लखवी की रिहाई नहीं हो सकी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रिहा न किए जाने पर लखवी ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया था और पंजाब प्रांत की सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी। लेकिन अब साफ है कि मुंबई हमले का गुनहगार रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा होगा। भारत सरकार ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई का विरोध किया। क्लियर है कि पाकिस्तान का जो अथॉरिटी है और पाकिस्तान का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सारा पुख्ता सबूत जो उसके पास अवेलेबल है वो कोर्ट में देना चाहिए और सिंसियरली उसको केस को प्रेजेंट करना चाहिए। ये हमारा पोजीशन है। लखवी की रिहाई पर भारत में विरोध लाजमी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक दब्बू सरकार है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री और आईएसआई का ही ज्यादा प्रभुसत्ता है और इसीलिए वो वहाँ जब कोर्ट में मामला आता है तो प्रोसिक्यूटर सही प्रकार से केस को रखता नहीं है और कोर्ट उनको छोड़ देती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है।
देखिए, अगर लखवी की रिहाई हो रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। जब आप मसरत आलम जैसे खूंखार अलगाववादियों को, आतंकवादियों को रिहा करेंगे, तो आप पाकिस्तान को क्या संदेश भेज रहे हैं? लखवी पर दिए लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों भारत की तरफ से दिए गए सबूत पाकिस्तान की अदालत में पेश नहीं किए जाते। विशेषज्ञ मानते हैं कि लखवी पर फैसला करने में पाकिस्तान फेल हो चुका है। और अब तो फाइनल हो गया, कोर्ट ने बोल दिया अभी डिटेंशन नहीं की जाएगी इस ऑर्डर के नीचे, तो अब तो वो बाहर आएगा। सिर्फ एक चीज रह गई है, अगर तो इंसाफ होना है मुंबई के विक्टिम्स का, तब तो लखवी को जबरदस्ती या किसी तरीके से हिंदुस्तान में लाना चाहिए और यहीं पे ट्रायल होनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तानी सिस्टम तो फेल हो गया है। वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि हाफिज सईद की सरकार चल रही है। पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो आर्मी की थी और गवर्नमेंट की थी। आजकल वो खत्म हो गई है। आजकल जो हुकूमत चल रही है वो हाफिज सईद जो है वो कर रहा है। तो इनको छोड़ के उन्होंने फिर उसको उठा लिया कि हमें भी खुश कर दिया और अपने आप भी बच गए। अब कंडीशन बिल्कुल दूसरी है। अब तो ये है कि पूरा हाफिज सईद ने 60-70 ग्रुप्स तैयार किए हुए हैं और इसकी इंतजार में है लखवी के कि इसके पास भी काफी आदमी है जो इसके हैं चेले कि इकट्ठे होके अब हिंदुस्तान में हमला करो, इंफिल्ट्रेशन करो, ISIS को फैलाओ। साफ है पाकिस्तान को भारत कई सबूत सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान की मंशा साफ जाहिर हो चुकी है कि उसे सबूतों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संबंधों को बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में मुंबई के गुनहगार को रिहा किया जा रहा हो तो आखिर बात कैसे बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ज़कीउर रहमान लखवी, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आपको बताएं कि रहमान लखवी, ज़कीउर रहमान लखवी माफ करिएगा, और क्यों इस आतंकी की रिहाई को भारत बड़ा खतरा मान रहा है, ये भी यहां पर जानना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं। 55 साल का ज़कीउर रहमान लखवी 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। ज़कीउर रहमान लखवी भारत के NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है। लखवी चेचन्या, बोस्निया और इराक में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल था। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में लखवी को चाचू के नाम से बुलाया जाता है, यानी आप उसे आतंकवादियों का चाचा भी कह सकते हैं। 2006 में लखवी ने लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन दस्तों को तैयार किया। मुंबई हमले के बाद लखवी को POK के एक ट्रेनिंग कैंप से पकड़ा गया था। 2009 में लखवी सहित 7 आतंकवादियों के खिलाफ रावलपिंडी की कोर्ट में केस चलाया गया। 2010 में ये केस इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अप्रैल 2014 में केस की सुनवाई करने वाले स्पेशल जज ने सुरक्षा कारणों से खुद को केस से अलग कर लिया था। लखवी सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े एक कानून MPO के तहत मार्च के दूसरे हफ्ते तक हिरासत में है। और अब एक एंटरटेनिंग खबर। क्या आपने किसी दुकान पर डॉग देखा है, और वो भी ऐसा जो दुकान में आने वाले कस्टमर्स को आप फेवरेट हो? तो चलिए देर किस बात की, देखिए कस्टमर रिलेशंस में मारुति जापान का एक स्पेशल डॉग। जापान के टोक्यो शहर के बाहरी हिस्से की एक दुकान इन दिनों टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, और इसकी वजह है ये 7 साल का क्यूट डॉग शिबा। आपने अलग अलग शॉप्स पर कई अटेंडेंट्स देखे होंगे, कभी सामान बेचते लड़के तो कभी लड़कियां, लेकिन इस दुकान पर तो ये डॉग अटेंडेंट है। इतना ही नहीं, ये दुकान की रखवाली भी करता है और दुकान पर आने वाले लोगों का स्वागत अपनी स्माइल के साथ करता है। आप जरा सोचिए कि आप किसी दुकान पर जाएं, कैश विंडो को खटखटाएं और सामने से आ जाए एक डॉग, तो यकीनन ये किसी के लिए भी खास एक्सपीरियंस ही बन जाएगा। टोक्यो में हर साल सैलानी की भीड़ देखने को मिलती है, और धीरे धीरे ये दुकान भी शिबा की वजह से पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
हम खुश हैं कि आज यहाँ आए। हमने सुना है कि कई बार शिबा का मन ना हो तो वो ग्राहकों के सामने नहीं आता और अंदर छिपकर खीरा खाता है, लेकिन ये हमारे सामने आया और इससे मैं बेहद खुश हूँ। इस दुकान के 72 साल के मालिक भी शिबा को बहुत प्यार करते हैं। इस दुकान में शिबा से पहले भी डॉग रखे गए, लेकिन शिबा ग्राहकों से जैसा रिश्ता बनाता है ऐसा कोई डॉग नहीं कर पाया। जैसे ही कोई ग्राहक आता है उनसे बात करने के लिए मैं खिड़की खोलती हूँ। लगता है कि मुझे ऐसे करते देख शिबा ने खुद ब खुद ये सब चीजें सीख ली। आपको बता दें कि पिछली गर्मियों में शिबा का वीडियो इंटरनेट पर हिट साबित हुआ था और देखते ही देखते ये क्यूट डॉग इंटरनेट सेंसेशन भी बन गया था। टोक्यो घूमने आने वाले हनीमून कपल्स तक भी शिबा के स्पेशल स्किल्स को देखने आते हैं। शिबा एक वजह थी जिसकी वजह से हम जापान घूमने आए। आपने सुना और देखा होगा कि कई लोग कॉलेज जाकर कस्टमर रिलेशंस की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये डॉग तो वाकई कमाल है जिसने कस्टमर्स को अपना दीवाना बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के साथ ही आज के लिए वर्ल्ड टू राइट में इतना ही। नमस्कार।